हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडी रेसलिंग। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आज का AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम जो हुआ एट आर्थर एश स्टेडियम। तो मैं कहूँ ये इस पिछले 6 महीने का मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट डायनामाइट लगा मेरे को। जैसे डबल और नथिंग के जस्ट आफ्टर वाला जो डायनामाइट था वो भी काफी अच्छा था, और रिसेंटली पिछले 6 या 7 हफ्तों में जो भी AEW का जो एक्सटर्नल टर्मोइल वगैरह चल रहा है, CM पंक का जो कलेश चल रहा है, MJF का जो डबल और नथिंग से कलेश चल रहा है, एली केनी ओमेगा का जो कलेश चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल एच ने टेक ओवर कर लिया WWE। तो टोनी खान के ऊपर काफी सारे प्रेशर्स हैं, बट उनकी एक चीज मेरे को काफी अच्छी लगी कि जो उनके जो कंसिस्टेंटली शोज हैं, जो वीकली डायनामाइट के एपिसोड्स हैं, वो काफी ज्यादा बेटर हैं। बट मैं ये चीज कहूंगा कि डायनामाइट के एपिसोड काफी बेटर हैं, बट रैमपेज की बुकिंग पे मेरे को आज भी काफी सारे डाउट्स हैं। और कोई भी रेसलिंग शो, चाहे भले ही वो ट्रिपल एच बुक कर रहे हो, विंस मैकमैन बुक कर रहे हो, या फिर टोनी खान बुक कर रहे हो, उसमें अगर हम ध्यान से काफी चीजों को बारीक तरीके से देखें तो हम काफी सारे नुक्स निकाल सकते हैं। और कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, काफी सारी चीजें होती हैं जो मतलब शायद 100 लोगों में से 50 को पसंद आए या 50 को ना पसंद आए। तो आज बिना इसी बेस को रखते हुए आज हम रिव्यू करने वाले हैं AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम। और मेरी जो प्रिडिक्शन मैंने बनाई थी उसका भी मैं मैच वाइज अपना रिजल्ट बताऊंगा, जिसमें मेरी हुई है काफी ज्यादा वाहियात परफॉर्मेंस। अच्छा हुआ किसी से शर्त नहीं लगाई, वरना लंबा गया था मैं। तो आज का डायनामाइट ग्रैंड स्लैम आपने ऑब्वियसली देख लिया होगा, और ये मैं करने वाला हूँ इसका रिव्यू। तो इस डायनामाइट की सबसे बड़ी हाईलाइट थी ये बंदी। मतलब इस बंदी ने 2017 से एक रिटायरमेंट ले रखी थी। पेज है इसका नाम, सराया या कोई भी कह लो, ब्रिटनी नाइट वगैरह, बट सराया ने अपना AEW डेब्यू किया। और 2017 में मेरे को याद है, मतलब एक हाउस शो चल रहा था WWE का, मतलब जब AEW पैदा भी नहीं हुआ था, तो एक हाउस शो चल रहा था जहाँ साशा बैंक्स ने इनकी मतलब गर्दन पे, मतलब स्पाइन की जो रीढ़ की हड्डी होती है गर्दन के पीछे, वहां उन्होंने शायद किक किया था या वो ड्रॉप किक कर रही थी। तो उसके बाद से पेज ने काफी ज्यादा सीरियस इंजरी सस्टेन करी थी 2017 में, और फाइनली पेज ने अपना AEW डेब्यू किया। तो WWE के भी साथ उनकी काफी सारी बातचीत चल रही थी, बट मेरे ख्याल से WWE के डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जैसे उन्होंने डेनियल ब्रायन को वापस आने में काफी टाइम लगवा दिया। सिमिलरली 2011 में एज को एक जबरदस्ती रिटायरमेंट पे भेज दिया गया, और उन्होंने फाइनली अपना रॉयल रंबल रिटर्न किया 2019 में। तो मेरे ख्याल से पेज के दिमाग में भी ये बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा कि अगर ब्रायन डेनियल्सन कर सकते हैं वापस आना, अगर एज कर सकते हैं, अगर CM पंक वापस आ सकते हैं, और अगर गोल्डबर्ग भी एक टाइम 13 या 14 साल के ब्रेक के बाद वापस आए थे, तो मैं क्यों नहीं। तो मेरे ख्याल से WWE उनको अलाउ नहीं कर रहा होगा कि तुम रेसल करो, क्योंकि हमें भाई फालतू का रिस्क नहीं लेना। बट वहीं अगर पेज ने टोनी खान से बात करी होगी कि मैं रिंग में जाके परफॉर्म कर सकती हूँ अगर मेरे को ठीक एनवायरनमेंट मिले, तो मेरे ख्याल से टोनी ने सोचा होगा कि ठीक है, पेज को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि ये बंदी AJ ली और टेनील डैशवुड, जिसको WWE में एक टाइम पे एमा बोलते थे, यही है एक्चुअली बेस फॉर वुमेन रेसलिंग, वुमेन रेवोल्यूशन, जिसकी मतलब इन्होंने एक सिम फाउंडेशन रखी थी। उसके बाद आई साशा बैंक्स, बेली, बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, फिर उसके बाद आई अलेक्सा ब्लिस, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे डकोटा काई, टीगन नॉक्स, उसके बाद बियांका बेलियर, उसके बाद आस्का को मैं मतलब उस लेवल में ही रखूंगा, कायरी सेन, अब हम देख सकते हैं ब्रिट बेकर, अब हम देख सकते हैं थंडर रोजा, अब हम देख सकते हैं मतलब क्रिस स्टैटलैंडर, जो मेरे ख्याल से जिनको WWE का एक्सपोजर नहीं है, बट उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस करी है कि वो जिस भी स्टेज पे जाएं तो काफी बड़ी ड्रॉ बन सकती हैं। तो उस चीज के लिए मैं सबसे पहले मैं पर्सनली मानता हूं कि सराया नाइट AKA पेज और AJ ली जो CM पंक की वाइफ हैं, वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं वुमेन्स रेवोल्यूशन के लिए। क्योंकि पेज के या एमा या AJ ली से पहले जो भी WWE में होता था, मतलब जो डीवाज होती थी और उनका जो टाइटल बेल्ट होता था, वो मतलब तितली बन उड़ू टाइप का, तो उससे काफी वो लगता था कि मतलब वो जो लड़कियां को जिस तरीके से वुमेन को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो मतलब आई कैंडी है। मतलब इन रिंग चाहे उनका कैसा भी हो, बट उनका बॉडी, उनका मतलब
छोटे से छोटे कपड़े पहनना और ये सब चीज़ों पे, मतलब समझ रहे हो ना, इन सब चीज़ों पे WWE का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता था। जैसे ट्रिश स्ट्रैटस हो गई, लीटा हो गई, इन दोनों को भी फाउंडेशन माना जा सकता है कि इन्होंने एक बैरियर तोड़ा था। जैसे चाइना हो गई 1990s 1999 में, उस बंदी ने भी एक बैरियर तोड़ा था। तो इस बंदी को आप उन सब की लिस्ट में डाल सकते हो जिन्होंने एक बैरियर तोड़ा और अपने लिए डिजर्व किया एक रेसलमेनिया का मेन इवेंट। रोंडा राउजी, शार्लेट फ्लेयर, बेकी लिंच का मेन इवेंट था। उसके बाद हेल इन अ सेल में काफ़ी सारे मैचेस हुए, बेकी लिंच और साशा बैंक्स के। बेली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब आने वाली जो जनरेशन होने वाली है, जो हमें NXT 2.0 पे देखने को मिलती है, या फिर AEW के में जो वुमेन रेसलिंग है, जो TNA इम्पैक्ट जो है, उसका भी वुमेन्स रेसलिंग के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल मानूंगा इन 4 या 5 बंदियों को। तो थैंक यू। इसके बाद जो हाईलाइट है वो इस हफ्ते डायनामाइट की वो थी जॉन मॉक्सली, जो बने 3 टाइम AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जहां उन्होंने मेन इवेंट में डिफीट किया ब्रायन डेनियल्सन को। मैच काफी अच्छा था, बट इसमें एक चीज मेरे को रही कि बार बार कैमरा कट हो रहा था MJF की तरफ, और वो मतलब पूरा सूट एंड टाई, पूरा तैयार बैठ के, मतलब शादी में रिसेप्शन में जाना ही है, और अपने हाथ में एक बहुत बड़ा वो पोकर चिप जो उन्होंने क्या मतलब स्टोकली ने जितवाया था, वो लेके बैठे हुए थे। तो मेरे को वो लगा कि भाई वो मतलब चौथे फ्लोर पे जाके बैठा हुआ है ना, उसने तैयार है, तो ऑब्वियसली वो कैश इन तो नहीं करने वाला। तो जो भी होने वाला है, क्लियर कट विनर मिलने वाला है, और वो विनर थे जॉन मॉक्सली। और मैं सुबह अपना डिस्कवरी ऐप पे देख रहा था, तो मैं ये मैच लाइव देख रहा था, और मैंने देखा कि यार अचानक ही फीड कट हो गई। फिर मैंने उसको रिफ्रेश किया, तो पता चला कि बाद में मैंने ट्विटर वगैरह पे देखा कि जो डायनामाइट ग्रैंड स्लैम को जो पूरे 2 घंटे मिले हुए थे, वो उन्होंने पूरे यूटिलाइज कर लिया। तो इन एनीवेज, मैं उसकी लास्ट की एक वीडियो मेरे को ट्विटर पे मिली है, मैं वो इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। तो इस हफ्ते का डायनामाइट मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने इसको पर्सनली देखा अपने डिस्कवरी प्लस ऐप पे। हाईलाइट नंबर 1 मैंने जैसे बताया, पेज का डेब्यू। हाईलाइट नंबर 2 जॉन मॉक्सली का क्राउनिंग मोमेंट था। हाईलाइट नंबर 3 मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो अब शुरू करते हैं लिटरली इस एपिसोड का रिव्यू। सो पहला मैच था क्लॉडियो वर्सेस क्रिस जेरिको, जिसको जीता क्रिस जेरिको ने। मैच काफ़ी अच्छा था, बट स्टोरी हीट नहीं थी। मतलब पहले से क्या चल रहा था इनके बीच में, कि वो सब कुछ नहीं था। ऑब्वियसली पिछले हफ्ते के रैम्पेज एपिसोड में क्रिस जेरिको ने चैलेंज किया था क्लॉडियो को फॉर द ROH टाइटल, और एक हफ्ते बाद वो टाइटल उनके हाथ में है। तो मैं इस चीज से 2 या 3 अपनी कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, या मेरे दिमाग में 3 चीजें चल रही हैं। नंबर 1, क्रिस जेरिको ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। टोनी खान ने 3 साल पहले इस बंदे के कंधे पे ये अपना AEW का टाइटल रखा था, और उनकी जो टाइटल रेन थी काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक रही थी। मतलब मेरे पर्सनल ओपिनियन में क्रिस जेरिको की जो टाइटल रेन थी वो बहुत ही सही थी। मतलब उसके बाद उन्होंने जिस तरीके का जॉन मॉक्सली को पुट ओवर किया, फिर जॉन मॉक्सली की जो टाइटल रेन रही, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद पेंडेमिक आ गया, फिर उसके बाद केनी ओमेगा। तो ये जो AEW टाइटल की लीनियज है, उसके लिए सबसे बेटर बंदा मेरे को लगता है वो है क्रिस जेरिको। तो टोनी खान मेरे ख्याल से अब ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले 3 या 4 महीने में वो रिंग ऑफ ऑनर के लिए भी TBS या TNT या वार्नर मीडिया के किसी भी चैनल पे जो टीवी शो है, वो रिंग ऑफ ऑनर के लिए बुक करा दें, और आने वाले 2 या 3-4 महीने में जब भी वो कंफर्टेबल रहेगा, तो वो TNT के एग्जीक्यूटिव के सामने जाके बोलेंगे कि हाँ, ये देखो क्रिस जेरिको 20 साल का वेटरन मेरा ROH चैंपियन है। समो जो 20 साल का वेटरन मेरा TBS जो यार टीवी टाइटल होल्डर है। FTR दुनिया की नंबर 1 टैग टीम, ये मेरी रिंग ऑफ ऑनर की टाइटल होल्ड कर रही है। उसके अलावा डेनियल गार्सिया अप एंड कमिंग हॉट रेसलर, मतलब इंडिपेंडेंट रेसलिंग का आने वाला, वो मेरा प्योर टाइटल होल्ड कर रहा है। उसके अलावा 2-3 टाइटल और हैं, वुमेन्स टाइटल और वो ट्रियोज टाइटल, वो डॉल्टन कासन और वो मर्सिडीज मार्टिनेज के बाद है। बट इन एनीवेज, अगर टोनी खान अपनी किसी चीज प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं क्रिस जेरिको, वो बोल रहे हैं समोजो, वो बोल रहे हैं FTR, वो बोल रहे हैं डेनियल गार्सिया, वो बोल रहे हैं मर्सिडीज मार्टिनेज, तो मेरे ख्याल से जो भी सामने वाला इंटरव्यू ले रहा होगा या जो भी प्रेजेंटेशन सुन रहा होगा, बोला ठीक है, हम तुम्हें देते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट जिसपे तुम रन करो ROH। बट इस चीज का एक डिमेरिट ये भी है कि अभी भी जो AEW के नॉर्मल टेलीविजन पे काफी सारा ROH का माल पुआ पड़ा रहता है, तो उसके साथ इतना इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास
AEW के खुद के 5 टाइटल हैं, अब उन्होंने रिसेंटली ट्रियोज टाइटल ऐड कर दिया। इसके अलावा रिंग ऑफ ऑनर के 5 टाइटल हैं और आते ना जाते AAA के टाइटल्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, न्यू जापान के भी टाइटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, अभी कभी कभार विल ऑस्प्रे आते हैं तो वो रेव प्रो के टाइटल इन्वॉल्व कर देते हैं। तो ये काफी सारे मतलब मिक्सचर बन जाता है जो हजम नहीं होता। तो बेसिकली मैं उम्मीद यही करूंगा और टोनी खान ने ये डिसीजन काफी सोच समझ के लिया होगा कि ये टाइटल रख दें क्रिस जेरिको के कंधे पे, क्योंकि अगर ये बंदा रिंग ऑफ ऑनर के पहले 5 या 6 एपिसोड या पहले मतलब अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ 3-4 महीने बाद अगर रिंग ऑफ ऑनर भी स्टार्ट होता है और ये बंदा 6 महीने टाइटल होल्ड कर लेता है, तो इस टाइटल में भी वही प्रेस्टीज, मतलब रिंग ऑफ ऑनर टाइटल की प्रेस्टीज तो हम सबको ही पता है, इस टाइटल की प्रेस्टीज और ज्यादा बढ़ा देंगे। और उसके बाद अगर ये टाइटल ड्रॉप करना चाहे तो डेनियल गार्सिया के साथ इनकी फ्यूड ऑलरेडी बनी हुई है, और या फिर अभी भी AEW के मतलब नॉर्मल एपिसोड्स में या फुल गियर पेपर व्यू में क्रिस जेरिको अपना ये टाइटल ऑन द लाइन रख दें अगेंस्ट डेनियल गार्सिया, या बीच में जो भी एपिसोड होने वाले हैं उसमें ये बंदा उस टाइटल को लाइन पे रख दे। तो मैं चाहूंगा क्रिस जेरिको ये टाइटल थोड़े लंबे टाइम के लिए होल्ड करे, और मैं ये भी चाहूंगा कि रिंग ऑफ ऑनर की जो टीवी डील है वो तुरंत उनको मिले, जिससे मतलब AEW का माल AEW पे रहे, रिंग ऑफ ऑनर का माल रिंग ऑफ ऑनर पे रहे। और मेरे ख्याल से क्लॉडियो ने भी काफी अच्छे तरीके से ये टाइटल को होल्ड किया है, उन्होंने 3-4 टाइटल डिफेंस भी करे, अगेंस्ट डेक्स हार्वुड किया, अगेंस्ट डस्टी रोड्स के साथ किया, जॉनथन ग्रेशम के साथ उन्होंने ये टाइटल जीता था। तो मेरे ख्याल से डिसेंट लिटिल रन रही है, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से जॉनथन ग्रेशम नाराज हो गए थे टोनी खान से और उसके बाद वो शायद चले गए, उसके बाद से मेरे को उनकी तो कोई न्यूज वगैरह नहीं पता, बट आई थिंक क्लॉडियो एक कंपनी मैन है, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर टीवी डील होगी तो भले ही मेरे को आज थोड़ा नुकसान हो जाए, भले ही मेरे को आज टाइटल होल्ड करने को ना मिले, बट लॉन्ग टर्म में मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी, और लॉन्ग टर्म में मेरे पास एक और टीवी शो रहेगा जो होगा रिंग ऑफ ऑनर टीवी। अगर वो मंथली वीकली एपिसोड हुआ तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो क्लॉडियो को सलूट कि उन्होंने टाइटल काफी अच्छे तरीके से होल्ड किया, काफी मेमोरेबल मैचेस दिए और फाइनली ये टाइटल ड्रॉप किया क्रिस जेरिको को। इसके बाद जो था वो था रीमैच, मतलब ये जो मैच था इसमें थी लिटरली आग, तो अब ये आग का इमोजी, आग का ग्राफिक देख सकते हैं। दी अक्लेम्ड वर्सेस स्वर्व इन आवर ग्लोरी। तो ये जो मैच था ये था शिकागो वाले मैच का रीमैच, बट अगर आप मेरे से पूछो कि कौन सा मैच मेरे को अच्छा लगा, शिकागो वाला ये वाला, तो मैं बिना किसी डाउट के बोलूंगा मेरे को शिकागो वाला मैच अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें जो भी कुछ था ना, और सबसे पहले तो जरूरी बात शिकागो का क्राउड, मतलब हार्डकोर फैन होता है। जैसे इंडिया में चेन्नई में जो स्टेडियम है, चिन्नास्वामी स्टेडियम है क्रिकेट का, या कोलकाता नाइट राइडर्स का जो होम ग्राउंड है, या फिर ईडन गार्डन जिसे बोलते हैं, या फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, भले ही वो लगातार 6 या 7 सीजन, मतलब पिछले मेरे ख्याल से मैंने कभी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक भी मैच फाइनल में हार जीतते हुए नहीं देखा, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का जो बट उनका जो फैन फॉलोइंग है, उनका जो फैन के पीछे जो एक पैशनेट क्राउड होता है जिसको हम कहते हैं, वही चीज शिकागो को मानी जाती है, और वो शिकागो का क्राउड है पैशनेट टुवर्ड प्रो रेसलिंग। मैं न्यूयॉर्क के क्राउड से कुछ नहीं ले रहा, मैं फिलाडेल्फिया के क्राउड से कुछ नहीं ले रहा, बट शिकागो के क्राउड को ऑलरेडी माना जाता है कि ये काफी ज्यादा रिबेलियस काइंड टाइप का होता है, और ये मतलब इनको अच्छी खासी प्रोफेशनल रेसलिंग दो तो ये मतलब आपके शो के एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे। तो यही हुआ जो शिकागो वाला मैच था ऑल आउट में, जहाँ कीथ ली और स्वर्व ने अपना टाइटल लाइन ऑन द लाइन रखा था। तो उस वाले मैच में मतलब क्राउड जो था वो पक्का चाहता था कि ये टाइटल जीते दी अक्लेम, मतलब मैक्स कैस्टर और एंथनी बोवेंस, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से टोनी खान ने ये लॉन्ग टर्म में प्लान बना रखा था कि अगर कीथ ली एंड स्वर्व के लिए उस टाइम तो ओपोनेंट नहीं थे, बट अब उनके पास एक काफी ज्यादा हॉट ओपोनेंट थे, और सलूट ये मेरा कीथ ली और स्वर्व को भी जाएगा कि इन्होंने मौके की नजाकत को समझा शिकागो में, और कीथ ली में से स्वर्व ने अपना हील टर्न थोड़ा सा कर लिया था, फिर उसके बाद उनका ग्रेजुअल हील टर्न रहा। अब आने वाला टाइम में ये भी देखना होगा कि कीथ ली और स्वर्व के बीच की डायनामिक का क्या होने वाला है। सो ऑब्वियसली इस मैच के विनर रहे कीथ ली और स्वर्व। ओ भाई क्या मतलब, सॉरी, इस मैच के विनर रहे मैक्स कैस्टर और एंथनी बोवेंस। तो काफी अच्छा मैच था, क्राउड इनटू था, क्राउड मतलब काफी गर्म था, बट क्या ये शिकागो जितना गर्म था? आंसर है नहीं। बिना किसी लाग लपेट के मैं बोलता हूँ
मैच की टाइटल विक्ट्री काफी मस्त थी, बट अब रियल चैलेंज शुरू होने वाला है कि अक्लेम का अगला कंटेंडर कौन है। क्या वो FTR होने वाली है, बैक स्टेज सेगमेंट में तो आ रहे थे, या वो गन क्लब के जो दो बेटे हैं, दी एस बॉयज होने वाले हैं, या फिर लूचा ब्रदर्स, या फिर प्राइवेट पार्टी। मैं चाहता हूँ प्राइवेट पार्टी भी इस चीज में इन्वॉल्व हो। बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैक्स कैस्टर और एंथनी बोवेंस। सो एंथनी बोवेंस इज फर्स्ट एवर गे, मतलब एंथनी बोवेंस गे हैं, तो उनका फर्स्ट एवर गे रेसलर है जो उसने किसी अमेरिकन सॉइल में कोई टाइटल होल्ड किया हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैक्स कैस्टर। इनके रैप सुनने में आने वाले 1-1.5 हफ्ते में बहुत ही मजा आने वाला है, और इनिशियल जो क्राउड का रिएक्शन देखने को मिलेगा आने वाले कुछ डायनामाइट के एपिसोड में, तो मैं उम्मीद करता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ डायनामिक क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ द अक्लेम को। उसके बाद जो था अगला मैच, ये था पैक वर्सेस ऑरेंज कैसिडी, जहां उन्होंने लगा दिया था ऑल अटलांटिक टाइटल ऑन द लाइन। तो ये मैच को जीता पैक ने ऑब्वियसली, बट इस मैच को ऑब्वियसली जब 2020 में हुआ तो लोग बोलते थे हाँ ऑरेंज कैसिडी क्या लड़ेगा, और ये पैक के लिए आसानी से एक स्क्वॉश मैच होने वाला है। बट वो जो रेवोल्यूशन का पेपर व्यू था, उस रात के बाद लोग 3 बंदों के बारे में ही बात कर रहे थे। नंबर 1 बंदा था, नंबर तीसरा आइटम जो था वो था यंग बक्स और केनी ओमेगा हैंगमेज। नंबर 2 बंदे थे जॉन मॉक्सली और क्रिस जेरिको, और नंबर 1 था ऑरेंज कैसिडी। मतलब उस मैच में इस बंदे ने क्या परफॉर्मेंस करी थी, और मेरे को तो पर्सनली वो मैच मैंने 3 या 4 बार वापस जाके देखा, और मैं अगर यूट्यूब के चैनल पे भी देखूं तो उस वाली वीडियो को 4 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले हुए हैं। मतलब ऑरेंज कैसिडी अगर हम यूट्यूब पे देखें तो ये बंदा आग लगा देता है जब भी होता है। तो मेरा चश्मा भी आजकल ऑरेंज कैसिडी जैसे लगता है, वैसे मेरा असली चश्मा नहीं है, ये देख सकते हो। तो और इससे पहले ऑरेंज कैसिडी वर्सेस पैक हमको एक बार पहले भी देखने को मिल चुका है, जहां वो केनी ओमेगा के साथ ट्रियोज वर्ल्ड टाइटल था, और ये वाला मैच भी मेरा फेवरेट था। डबल और नथिंग, क्राउड वापस आ रहा था, पैंडेमिक खत्म हो रहा था, ब्यूटीफुल मैच था, और वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल थ्रेट मैचेस मैंने देखा था। मतलब ब्रायन डेनियल्सन, रोमन रेंस, एज का रेसलमेनिया का मेन इवेंट भी काफी अच्छा था, बट ये उससे भी ज्यादा अच्छा था, या मतलब उसके बराबर था, कोई कंपैरिजन नहीं करना दोनों कंपनियों के बीच में। उसके बाद ऑब्वियसली टाइटल जीता ऑरेंज कैसिडी ने, और जिस तरीके से ऑरेंज कैसिडी ने टाइटल जीता, मेरे ख्याल से AEW टोनी खान सोच रहे होंगे कि ऑरेंज कैसिडी और पैक के बीच में जो फ्यूड है वो उसको थोड़ा और बिल्डअप करें, और एक प्रॉपर मौका हो, मेन इवेंट हो ऑरेंज कैसिडी और पैक का, जहां ऑरेंज कैसिडी जीते अपना पहला AEW वर्ल्ड टाइटल, भले ही वो क्यों ना हो ऑल अटलांटिक टाइटल। इसके बाद जो था वो था टोनी स्टॉर्म, जो है इंटरिम वुमेन टाइटल, जिन्होंने डिफेंड किया टाइटल अगेंस्ट सरीना डीब, अथीना और ब्रिट बेकर DMD। तो मैंने पर्सनली चाहता हूँ सरीना डीब को टीवी पे देखना, क्योंकि ये बंदी के पास एक्सपीरियंस है, ये बंदी मतलब रिंग में ब्रेट हार्ट की टाइप की फीलिंग देती है। दूसरी है अथीना, मतलब मैं चारों के लिए कह दूं, चारों ही वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल रेसलर हैं। तो टोनी स्टॉर्म ने अपना ये टाइटल रिटेन किया और ब्रिट बेकर को ही पिन किया, मतलब इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो इस मैच में भी काफी सारे इंटरेस्टिंग स्पॉट थे, बट मैंने एक चीज नोटिस करी, जो क्राउड था वो थोड़ा शांत बैठा हुआ था, और क्यों चिल्लाया यार, उसकी ना तुमने ऑडियंस को स्टोरी दी, ना तुमने रीजन बताया कि मतलब सरीना डीब क्यों बीच में अचानक से इन्वॉल्व हो गई। अब कुछ लोग बोलते हैं कि रैंकिंग की वजह से वो बंदी इन्वॉल्व हो गई, तो रैंकिंग को क्या तुमने ऑडियंस को रेगुलर बेसिस पे दिखाया, या मैं जाके AEW की वेबसाइट बार बार जाके चेक करूं कि अब नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है। तो यार ये सब चीजें टोनी खान को देखना चाहिए कि वो ऑलरेडी ऑडियंस को एक्सप्लेन करे कि फेटल 4-वे तो पिछले ऑल आउट पेपर व्यू में भी हुआ था, जहां टोनी स्टॉर्म ने टाइटल जीता था। उसके बाद उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया अगेंस्ट पेनेलोपी फोर्ड। उसके बाद उन्होंने ये पिछले हफ्ते एक टैग टीम मैच था, और अब उनको एक ये फेटल 4-वे मैच में भी डाल दिया। तो एक प्रॉपर रीजन हो कि अगर अथीना है तो वो टोनी स्टॉर्म के साथ क्यों है, अथीना इस मैच में क्यों है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बुकिंग खराब है या बुकिंग बहुत ही ज्यादा वाहियात है, बट बुकिंग को देख के आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जिस टाइप की आप उम्मीद करते हो AEW से। तो इस मैच के बाद जो हुआ वही था सबसे ज्यादा मैजिकल मोमेंट, जहां सराया ने मतलब मैच खत्म होने के बाद टोनी स्टॉर्म को बीट डाउन किया था। जेमी हेटर आ गई थी, रेबेल आ गई थी, ब्रिट बेकर थी, और
सरीना डीप थी। उसके बाद पेज ने अपना AEW डेब्यू किया, अब से मैं उनको सराया बोल, तो सराया ने अपना AEW डेब्यू किया। डेब्यू काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और जो क्राउड का जो ओवेशन था भाई साहब मजा ही आ गया। मतलब ये चीज मैं पर्सनली फील करता हूँ कि WWE का जो ऑडियंस है, जो क्राउड है, और AEW का जो क्राउड है, दोनों में लाख अंतर है। मतलब बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब लाउड तो दोनों हो सकते हैं जब चाहे, बट जिस तरीके से पैशनेट वाला लाउड होता है ना कि मतलब भाई साहब मजा ही आ गया, उस टाइप का जो क्राउड की रिएक्शन मिलती है, एक मतलब ऑडियंस के रिएक्शन में एक तीखापन होता है ना कि मतलब लोगों को पता है भाई अब क्या चीज आ गई है, तो वो मेरे को AEW के क्राउड में मिलते हैं। लास्ट टाइम जो मेरे को ऐसा रिएक्शन देखने को मिला था वो था रेसलमेनिया में, जब कोडी रोड्स ने अपना WWE रिटर्न किया था। मतलब जो क्या क्राउड रिएक्शन था। अब रिसेंटली केविन ओवेंस को भी काफी थंडरस ओवेशन मिलता है, तो वो भी काफी सही देखने को मिलता है। तो यही फर्क है मतलब दोनों के क्राउड में। मतलब जनता तो जनार्दन है, जनता जनार्दन सब जानती है। तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ पेज के लिए, क्योंकि ये बंदी थी रेवोल्यूशन का फेस जो है, वुमेन रेवोल्यूशन। तो पिछले 3 या 4 महीने में या पिछले 3 सालों की मैं बात कर लूँ, टोनी खान ने जिस तरीके से वुमेन्स रेसलिंग को बुक किया है, मेरे ख्याल से 3 या 4 मोमेंट्स ही रहे हैं जहां हम बोल सकते हैं हाँ भाई वुमेन्स रेसलिंग में दम है। रिसेंटली मेरे को याद है ब्रिट बेकर थंडर रोजा, जो स्टील केज मैच था, ब्रिट बेकर थंडर रोजा, जो उनका लाइट्स आउट मैच था सेंट पैट्रिक्स डे पे, जब वो डेलीज प्लेस में शो वगैरह कर रहे थे। उससे पहले रिहो का जो टाइटल विक्ट्री थी और जिस तरीके से उन्होंने नाइला रोज को डिफीट किया था, वो भी काफी सही था। और बीच में हिकारू शीडा, क्रिस स्टैटलैंडर और जेड कारगिल ने भी काफी सारा ठीक परफॉर्मेंस दी है, बट मैं ये नहीं कह सकती कि इन्होंने मतलब बम पर आग लगा दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में पेज के आने के बाद AEW का वुमेन्स डिवीजन पे एक वो असर दिखे कि भाई चेंज हुआ है। मतलब हम दूसरी तरफ देखें, ट्रिपल एच जिस तरीके से वुमेन्स को बुक कर रहा है, भले ही उन्होंने जो डैमेज कंट्रोल वाला फैक्शन बनाया वो उतना ऑडियंस को उतना ज्यादा पसंद आ नहीं रहा। मतलब शुरू में तो काफी लोग खुश थे, वो बेली आ गई, वो ऑस्का और बेली का मैच देखने में, मतलब जो भी डैमेज कंट्रोल का था। बट अब धीरे धीरे मेरे को भी फील हो रहा है कि वो जो शेयर था या वो जो एक लहर थी वो धीरे धीरे शांत होती जा रही है। अब इसमें आने वाले जो टाइम में सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स होने वाला है, उसमें जाने से पहले तो ट्रिपल एच के पास एक काफी मुश्किल टास्क है कि जो अपनी वुमेन रेसलिंग है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करें कि वो भी हॉट लगे। क्योंकि अगर टोनी खान चाहे एक चुटकी बजाते ही ऐसे ऐसे एंगल बना सकते हैं और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइंस बना सकते हैं कि मतलब मजा ही आ जाए। बट सब कुछ नीयत पे डिपेंड करता है और मेरे ख्याल से टोनी खान की नीयत काफी अच्छी है। बट और से ज्यादा नीयत से ज्यादा जरूरी होता है एग्जीक्यूशन, मतलब असलियत में करना। मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लें, वो पेज आ गई, इससे एक पिछले साल तो रूबी सोहो आई थी, अभी डबल और नथिंग में अथीना आई थी, टोनी स्टॉर्म आई। मतलब कितने बड़े बड़े नाम हैं टोनी खान के पास, बट स्टिल वुमेन रेसलिंग का जो मतलब वो है, मतलब एक सेटिस्फैक्शन लेवल होती है, वो मेरे को नहीं मिली। तो मैं उम्मीद करता हूँ पेज के आने के बाद वो जो सेटिस्फैक्शन है वो मिले। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पेज को कि इन्होंने अपने लाइफ का एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी जो फेज था 2017 से लेके 2022 तक, मतलब अपने करियर का जो पीक टाइम होता है, मेरी एज अभी 28 ईयर्स है, तो बट इस बंदी ने 25 साल से लेके 30 साल तक की उम्र तक की जो इसकी करियर का जो इम्पोर्टेंट फेज होता है वो इसने ट्विच पे स्ट्रीम करके या यूट्यूब पे स्ट्रीम करके बिताया। खैर वो तो मैं भी कर रहा हूँ, बट इसका जो रियल पैशन था, जो था रेसलिंग रिंग में काम परफॉर्म करना, वो इससे पिछले 5 सालों से छीन लिया गया था। तो मेरे ख्याल से इस बंदी में अब भूख रहेगी, मतलब एक हंगर रहेगा कि मेरे को अब अच्छा परफॉर्म करना है। तो यही सब कहना था मेरे को पेज के लिए। इसके बाद था मेन इवेंट, जिसमें जॉन मॉक्सली बने 3 टाइम AEW वर्ल्ड चैंपियन, जहां उन्होंने लास्ट में पिन नहीं किया, सबमिट किया ब्रायन डेनियल्सन को और फाइनली जीता अपना 3रा वर्ल्ड टाइटल। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि ब्रायन डेनियल्सन जीत जाए ये टाइटल, बट मेरी प्रेडिक्शन हो गई रॉन्ग। 5 में से मेरी 2 ही सही रही। पहली सी मेरी क्रिस जेरिको वाली प्रेडिक्शन ठीक थी और दूसरी पाक वाली प्रेडिक्शन ठीक थी। उसके अलावा मेरी सारी तीनों प्रेडिक्शन फेल हो गई। और 3rd टाइम AEW चैंपियन बने जॉन मॉक्सली,
और मैच खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा मोमेंट को थोड़ा ब्रीथ नहीं होने दिया और तुरंत ही स्ट्रीम कट गई। मेरे ख्याल से 2 घंटे पूरे हो गए थे, 10 बज गए होंगे अमेरिका में, और ये स्ट्रीम खत्म हो गई। और इसके साथ ही AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम का समागम या समारोह खत्म हुआ। अभी AEW रैम्पेज ग्रैंड स्लैम भी बाकी है, जो ऑब्वियसली में ऑलरेडी शूट हो चुका है, बट हमको नहीं पता। फ्राइडे को देखते हैं क्या होने वाला है। उसकी मैं रिव्यू करूंगा, जो मैं बिजनेस रिव्यू करता हूँ ना, उसी में ही रैम्पेज का और स्मैकडाउन का रिव्यू भी डाल दूँ। तो ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं विद दिस वेरी ब्यूटीफुल फोटो, जहां मैक्स कैस्टर और एंथनी बोवेंस ने जीता अपना पहला वर्ल्ड टाइटल AEW में, जो है AEW टैग टीम टाइटल। सलूट टू कीथ ली और स्वर्व, उनके आने वाले टाइम में उन दोनों के बीच में भी काफी ज्यादा भसड़ मचने वाली है। और स्वर्व ऐसा बंदा है जो अगर हील टर्न हो जाए तो मैं उससे काफी सारी चीजें उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जब वो NXT या स्मैकडाउन में थे तब उनको उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती थी, बट अब उनके पास पूरा मौका है और वो ऑडियंस को दिखाएं कि क्या है स्वर्व। तो डायनामाइट ग्रैंड स्लैम से मेरे को तो 5 आउट ऑफ 5 शो लगा। और आने वाले जो एपिसोड्स होने वाले हैं डायनामाइट के, उन पे ऑलरेडी इन सब चीज़ों का असर देखने वाला है। नंबर 1 अक्लेम, नंबर 2 पेज क्या करने वाली है, नंबर 3 स्वर्व और कीथ के बीच में क्या होने वाला है, नंबर 4 जो रैम्पेज पे जो गोल्डन टिकट बैटल रॉयल में चैंपियन जो भी कंटेंडर बनेगा वो क्या करने वाला है, उसके बाद MJF क्या करने वाले हैं, किस तरीके से जॉन मॉक्सली का अगले चैलेंजर होगा। तो काफी सारी चीजें और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, और इस चीज के लिए मैं AEW को क्रेडिट देना चाहूंगा कि वो हफ्ते दर हफ्ते एक कुछ ना कुछ, भले ही अच्छा रीजन हो या बुरा रीजन हो। 3 हफ्ते पहले मैं बोल रहा था कि ये देखो CM पंक ने क्या कर दिया, उसके बाद CM पंक का स्क्वॉश हो गया था, उसके बाद CM पंक शिकागो में प्रोमो किया था, फिर उसके बाद ऑल आउट था, उसके बाद CM पंक का ड्रामा फिर चल रहा, उसके बाद 3-4 एपिसोड के बाद जो ग्रैंड स्लैम था। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट भले ही मेरे को अगले हफ्ते का जो AEW डायनामाइट है उसका कार्ड नहीं पता, बट रैम्पेज के बाद पता चल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ डायनामाइट से ऐसी ही परफॉर्मेंस रखें। और मैच वीडियो खत्म करने से पहले जो मैंने बोला था वो जॉन मॉक्सली की वीडियो, वो मैं कर रहा हूँ प्ले अब।